की और इसमें तकरीबन 16 राज्यों के हमारे पदाधिकारी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स, हमारे पूरे MLAs, MPs, MLCs ये सब यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ ही देर के बाद ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मीटिंग हॉल के अंदर यहाँ पे शुरू होने वाली है। यहाँ पे हम लोगों ने चूंकि ये क्लोज डोर है तो इसमें से स्टेट प्रेसिडेंट्स, MLAs, MLCs, MPs रहेंगे। बेसिकली ये है कि MIM पार्टी अब पूरे देश भर में फैल चुकी है और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो तमाम स्टेट प्रेसिडेंट्स को हम बुला के, MLAs को बुला कर अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट क्या है, इश्यूज क्या है, हम कैसे वहां पर पार्टी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप और कैसा मजबूत कर सकते हैं। तो कलेक्टिवली जो देश का जो माहौल है उसके ऊपर भी चर्चा करने के लिए यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए हैं। तो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही आप लोग यहाँ से जितनी जल्द चले जाएं, क्योंकि बिकॉज वी ऑलरेडी लेट फॉर द मीटिंग। और ये मीटिंग आज के दिन यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट्स, MLAs, ये जैसा मैं बताया उनके साथ होगी। कल दूसरी मीटिंग हमारी चेंबूर में है, ओमेगा बैंक्वेट के अंदर। वहां पर तकरीबन हमारे 1000 to 1200 हमारे जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं पूरे देश भर के। ऑफिस बेयरर्स मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, सिटी प्रेसिडेंट्स है, यूथ विंग है, वुमेन्स विंग है, हमारे कॉर्पोरेटर्स है, जिला परिषद के सदस्य है, नगर पंचायत के सदस्य है, ये देश भर से आए हुए हैं। तो ये एंट्री भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हमने किए है बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू कम, सब जने आना चाहते थे उसमें, लेकिन हमने आई कार्ड दिया हुआ है। तो क्योंकि हम इसके ऊपर एक गंभीर चर्चा करना चाहते हैं। साइमल्टेनियसली हमारी सोशल मीडिया की टीम जो है, वो सोशल मीडिया की टीम का हमारे पास एक वर्कशॉप साइमल्टेनियसली चलेगा। इस मीटिंग के अंदर है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर एक वर्कशॉप रहेगा। सो दीज आर बेसिकली द इश्यूज जिसकी वजह से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों के जो भी दूसरा मुझसे ये है, और यकीनन आप लोग ये सवाल करेंगे और उसका जवाब मेरा देना जरूरी इस वजह से है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर सरकार ने कल एक नई छेड़ कर दी है कि हम औरंगाबाद शहर का नाम बदल दिए हैं, क्योंकि हमने हमेशा से ही इस तरह की जो सरकार की कोशिशें रह रही है कि किसी सड़क का नाम बदल दो, किसी बगीचे का नाम बदल दो, किसी रेलवे स्टेशन का, एयरपोर्ट का नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दो। देखिए, मुद्दों का हमने पहले से ही विरोध किया है और इसलिए किया है कि इतिहास अच्छा हो सकता है, इतिहास बुरा हो सकता है। आप इतिहास के पन्नों को किताबों से फाड़ सकते हैं, आप अपने बोर्ड को वहां से हटाकर अपना बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन इतिहास इतिहास है। औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है, एक हिस्टोरिकल वर्ल्ड ओवर एक इम्पॉर्टेंट शहर है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में अगर 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स कहीं पर है तो वो हमारे औरंगाबाद के अंदर है। आप कितना कन्वीनियंटली है तो शहर का नाम बदल देते हैं, उसका रिपरकशंस, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितना होने वाला है। जो हमारे स्टूडेंट्स हजारों की संख्या के अंदर बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, उनको अब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट चेंज करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम इसका विरोध पहले से भी करते आए हैं। हमने तो औरंगाबाद के अंदर एक भव्य मोर्चा भी निकाला था एंड पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, सभी लोग उस मोर्चे के अंदर शामिल हुए थे जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, हमको औरंगाबाद शहर का नाम ही रखना है करके। आज सरकार के पास आंकड़े हैं, आज सरकार के पास नंबर्स है, हुकूमत है, तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, भाई मेरे शहर का फैसला मेरे शहर की जनता तय करेगी, ना कि मुंबई में बैठे हुए उद्धव ठाकरे साहब करेंगे, ना एकनाथ शिंदे साहब करेंगे, ना देवेंद्र फडणवीस साहब करेंगे। इसमें आप कम से कम आके हैं तो हमारी जनता से, औरंगाबाद में रहने वाले लोगों से, उनसे ये पूछिएगा। उसमें अब चूंकि नाम बदल चुके हैं आपने, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपने इस शहर के लिए, अब चूंकि इतने महान शख्सियत के नाम के ऊपर आपने ये किए हैं, तो कितने 1000 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं ताकि इस शहर को हम अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का सबसे बेहतरीन शहर बना सके। मेरा ये सवाल सरकार से ये है कि अब चूंकि नाम बदलने का आपने फैसला ले ही लिया है, तो क्या जिस शहर के अंदर 8-8 दिन के बाद आज भी पानी मिलता है, वहां पर कल से
हर रोज पानी मिलने वाला है, इसका जवाब दे दें देवेंद्र फडणवीस साहब। क्या जो मेरे जिले के अंदर शेतकारी आत्महत्या कर रहे हैं अब आत्महत्या नहीं करेंगे क्योंकि शहर का नाम बदल गया है? क्या मेरे शहर के जो बेरोजगार है, जो नौकरियों की तलाश के अंदर है, क्या उन्हें अब नौकरियां मिलने वाली है? इसका जवाब एकनाथ शिंदे साहब, उद्धव साहब दे दे करके उसको। जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है तो इन्हीं मुद्दों को आप इमोशनल इश्यू बनाकर किस तरह से लोगों का मन डाइवर्ट करना है, ये सब साजिशें रची जाती है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था, आगे भी जो लीगल तरीके से है वो लीगल तरीके से हमारा विरोध जारी रहेगा। ऑलरेडी ये मैटर हाईकोर्ट के अंदर है। आज सरकार जो एक मैटर सब जुडिस है उसके ऊपर फैसला ले लेती है तो इसके जरिए सरकार ने एक मैसेज भी देने का काम किया है कि अब हम अदालतों को भी नहीं मानेंगे, हम अदालतों का भी नहीं सुनेंगे, हम फैसला करने वाले हैं करके। वरना ये मैटर जब तक अदालत इसके ऊपर फैसला नहीं सुनाती तो सरकार को कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं थी ये करने के लिए, लेकिन इसके जरिए सरकार ने एक मैसेज भी देने का काम किया है कि हम सुप्रीम है, हम फैसला करेंगे, हम अदालतों को भी नहीं गिनने वाले हैं करके। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वी कंडेम दिस। बेसिकली देखिए ये जो मुद्दा है इसके अंदर आपसी जो लड़ाई है, पहले है तो उद्धव साहब की जब सरकार थी कांग्रेस और एनसीपी के साथ में, तब उन्होंने है तो कैबिनेट के अंदर डिसीजन ले लिया बाहर निकल कर आके, और उस कैबिनेट के अंदर जब डिसीजन लिया गया है तो इक्वली गुनहगार जो थे वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज अपने को कहने वाले कांग्रेस और एनसीपी भी उसके अंदर शामिल थी कैबिनेट के अंदर जब ये फैसला लिया गया था। उसके बाद जब उन्होंने फैसला ले लिया कि संभाजी नगर नाम रखने का है करके, तो एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब को लगा कि साहब ये इन्होंने नाम दिए हुए हैं, मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्रेडिट लेके चले जाएंगे। तो उन्होंने उसके आगे छत्रपति लगा दिया कि अब शहर का नाम ये रहेगा करके। उसमें मेरा ये कहना है कि जितने गुनहगार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस और एनसीपी के मंत्रियों ने साफ तरीके से कहा है। मैं आपको एनसीपी की शरद पवार साहब की जो मोहतरमा बेटी है, उन्होंने कुछ दिन पहले फ्लाइट में जा रहे थे तो उन्होंने है तो ट्विटर के ऊपर ये डाला था कि मैं संभाजी नगर से उड़ रही हूं करके उसमें। तो यानी कि आपका ये है कि कम से कम लोगों की भावना को आप समझते कि लोग क्या चाहते हैं करके, लेकिन आपकी राजनीति की वजह से आप ये जो फैसले कर रही है, मैं कड़ी निंदा करता हूं ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की, कांग्रेस की, एनसीपी की, और मैं चाहूंगा कि उनके लीडर्स, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहिए, चाहे वो शरद पवार साहब हो, सुप्रिया सुले मैडम हो, अजित पवार दादा हो, कि अब ये फैसला लिया गया है तो इसका स्वागत करते हैं कि इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तो खुलकर कहना चाहिए ताकि हमको भी समझ में आ जाए कि आप लोग जब सत्ता में रहते हैं तो आप क्या करते हैं और सत्ता के बाहर चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं करके। वी हैव ऑलवेज कंडेम्ड दैट एंड वी विल कंटिन्यू टू रेज आवर वॉइस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। थँक यू। सर एक प्रश्न होता तुम्हाला, जेव्हा एकनाथ शिंदे बाहेर पडले होते तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीसांना फोन केला होता की तुम्ही आता मुख्यमंत्री बना, पण फडणवीसांनी सांगितले की आता ती वेळ निघून गेलेली आहे। त्यांच्या जे भांडण आहे त्यांच्या भांडणामध्ये मी कशाला उडी मारू? माझ्यासाठी तर चांगलं आहे। माझी तर प्रार्थना असणार आहे की हे जो 2 गट झालेले आहे शिवसेनेचे, त्या 2 गटाच्या ऐवजी 3 गट होऊ द्या, 4 गट होऊ द्या, तुम्ही भांडत राहा, पण हे एक नक्की आपल्याला सांगतो की या भांडणामध्ये जे मराठी माणसाला मागे टाकण्याचा जे प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीने केलेला आहे, एकनाथ शिंदे साहेबांना असं वाटत असेल की मुख्यमंत्री आहे, नाहीच आहे। तुमचा रिमोट कंट्रोल देवेंद्र फडणवीसांच्या हातात आहे, अमित शहाच्या हातात आहे। तुम्ही एक मेसेज दिलेला आहे की आम्हाला मराठी माणसाची काही देणं घेणं नाही आहे। उद्धव ठाकरे साहेब जेव्हा आले होते सत्तेमध्ये फक्त कुर्सीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत तुमचा जन्म झाला होता, तुमच्या पार्टीचा जन्मच या मुद्द्यावर झाला होता की आम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा विरोध करणार आहे म्हणून आम्ही शिवसेना स्थापित केलेली आहे। फक्त कुर्सीसाठी तुम्ही केलं, आणि आता एकनाथ शिंदे साहेब जे करत आहे ते मराठी माणसांच्या डोक्यावर गुजराती लोकांना कशा आणून तुम्ही बसवलेले आहे हे मराठी लोक कधी तुम्हाला माफ करणार नाही। ये हिंदी में बता दीजिए।
ये बाकी के जो है सवाल अवैसी साहब अपना वक्त भी मेरा वक्त भी बचाइए और इम्तियाज साहब ने पूरी तफसील डिटेल आपको बता दिया है, तो उसको रिपीट मत करिए। अगर आपको कोई सवाल है तो उसको पूछ लीजिए। और कितना टाइम है? हाँ, तो आपके पास 15 मिनट है। 1 2 3 4 5 6 तो 20 सवाल आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो मैं गिनूंगा 20 सवाल के बाद मैं जवाब नहीं दूंगा। तो आप लोग अब आप डिसाइड कर लो। हाँ, विदाउट माइंड चलिए 5 पकड़ लीजिए, 25 कर लीजिए। शुरू करिए। सवाल आपका है तो बोलिए। एजेंडा आप बता दीजिए। नहीं, उसका जवाब ये है कि इम्तियाज साहब आपको डिटेल में बोल दिए, उसको रिपीट करना मेरे लिए आपके लिए फायदेमंद नहीं है। उसको इम्तियाज साहब बोल चुके हैं वो। और कल शाम में भी हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें जो डिसीजंस लिए, क्या रेजोल्यूशंस पास किए, क्या डिस्कशन हुआ, वो फिर हम आपके सामने रखेंगे। असल साहब, जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे समीकरण बदले हैं, चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, तो पिछले चुनाव में आप वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ थे, लेकिन इस बार वो घोषणा कर चुके हैं कि वो शिवसेना के साथ जा रहे हैं। तो आपके लिए ये जो नई बदली परिस्थिति है, इसमें आप किन नए लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश होगी, या फिर किस तरीके से उस वंचित बहुजन आघाड़ी से जो नुकसान होगा उनके जाने से उसकी भरपाई करेंगे आप? देखिए, एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जब आइंदा साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे, हम तो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा सिटिंग एमपी है और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। दूसरी बात ये कि और कितने लोकसभा की सीट हम लड़ेंगे, इसका नंबर इम्तियाज जलील साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे। किससे अलायंस होगा नहीं होगा ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतना जल्दी डिटेल बताना सही नहीं होगा, मगर ये फैक्ट है जो आपके सामने में रख रहा हूँ। क्या फर्क पड़ेगा वंचित बहुजन आघाड़ी? आपका 2 सवाल हो, 3 हो गए। इसी सवाल में सर, उनके जाने से कितना फर्क नहीं, पड़ेगा? मैं उनको मुबारकबाद, और जहाँ कहीं भी गए उनको मुबारकबाद। जुनैद नासिर के ऊपर ट्वीट करके ये कहा है कि सरकार, हरियाणा सरकार की रजिस्टर्ड गाड़ी का कहीं न कहीं मुसलमानों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं, क्योंकि इसको लेकर सीधे तौर पर नाराजगी दिखाई। देखिए, जो बोलेरो गाड़ी का रिपोर्ट एक यंग जर्नलिस्ट जिसका नाम अलीशान है, उसने रिपोर्ट किया है विद वीडियो एविडेंस कि वो जो बोलेरो गाड़ी है उसको इस्तेमाल किया गया था। जहां कहीं भी ये जो सो कॉल्ड गौ रक्षक टास्क फोर्स जो बना दिया गया है, वो लोग लोगों पर आतंक फैलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको कपड़े उतारकर घसीटते ले जाकर उस हर जगह वो बोलेरो दिख रही है। और पुलिस ने भी ये कहा कि जुनैद को और नसीर को जिस गाड़ी में किडनैप किया गया था राजस्थान से और हरियाणा लाया गया था, वो यही गाड़ी थी। तो इससे ये साफ गवर्नमेंट की गाड़ी है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये स्टेट वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ। और मोदी सरकार तो लैटरल एंट्री की बड़ी बातें आप लेते हैं, तो ये गौरक्षक को भी लैटरल एंट्री दे दी कि आप सो कॉल्ड गौरक्षक, कि आप जो चाहे करो, जिसको मारना है मारो, पीटना है पीटो, गोली चलाओ। और हद तो ये है कि वो जो ग्रुप है, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है, उनका यूट्यूब पे सिल्वर बटन है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके बारे में बीबीसी ने 2 पार्ट का एक वीडियो सीरीज डाला, तो आपने अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामी के कानून को इस्तेमाल करते हैं, उस पर बैन लगा दी यूट्यूब पर, फेसबुक पर। ये जो दंगाई है, ये जो टेररिस्ट है, टेररिज्म कर रहे हैं, उनका यूट्यूब से नहीं निकालते आप? क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल पर्पस सर्व हो रहा है। वो क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत को पैदा करो। और बीजेपी और प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों की बात करती है। म्यो मुस्लिम क्या है बताओ फिर? ये म्यो मुस्लिम क्या है बताओ? जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री ने बनाए, नंबर 1 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तो मेवात है। हर चीज से जो
एसडीजी के इंडिकेटर्स है सबसे बैकवर्ड है इंडिया में। और जुनैद और नसीर का ये है कि राजस्थान की सरकार फौरन गोपालगढ़ की कंप्लेन जब दिया गया बॉर्डर को सील कर रही थी, तो जुनैद नसीर जिंदा रहते। मौत हो गई मगर कोई नहीं जाते। कोई भारत जोड़ो पे पूरा भारत निकलता है और अलवर में एक रॉयल फैमिली की शादी में पूरे मौजूद, और अलवर से 1 घंटे के रास्ते पर गटनिका है, कोई नहीं जाता वहां पर। और हद तो ये है कि उदयपुर में और एक और जगह पर एक ऐसी ही वायलेंस हुआ था जो कंडेमनेबल है। वहां पर सरकार ने 30-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट नौकरी दी। यहाँ पर बोल रहे कि गवर्नमेंट के 3 स्कीम में 15 लाख देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन है भाई। जब मरते हैं तो आप घर को नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? मैं अपनी स्पीच में कहूं इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर कोई मुसलमान की लाश के सामने खड़े हो गए तो उनको वोट नहीं मिलेगा। सर इसी से जुड़ा हुआ है, आप राजस्थान का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। रिपीट मत करिए, आप पे नुकसान होगा। पार्लियामेंट की घेराव का कॉल किया गया कि अगर 15 दिन में इंसाफ नहीं मिलता तो पार्लियामेंट का घेराव देश भर के मुसलमान करेंगे, ऐसा तौकीद आजादी ने कहा। क्या आप देखिए, आप मेरी पार्टी का पूछिए, मेरी पार्टी का जवाब हम दे सकते हैं, अब हर एक का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ ना। आपने एक बात, एक चीज बोला था कि शिवसेना के 2 से 4, 4 से 10 हो गया बीजेपी के बोले हो, उसका फायदा आपको होगा। लेकिन यहाँ अब जहाँ एमआईएम ताकतवर है, फाइट अच्छा सा किया है, वहाँ कांग्रेस का लॉस हुआ। कहाँ हुआ? कांग्रेस कहाँ पे बताइए? अभी औरंगाबाद की जगह कहाँ? औरंगाबाद से 21 साल से शिवसेना का एमपी था ना। आप जर्नलिस्ट रह के सब बात नहीं करना मेरे भाई। सुनो, अब आप रात के 3 बजे मेरे को उठा के सवाल करेंगे तो मैं ऑटो प्ले पे आ जाता हूँ। तो सुनो, आप देखो कांग्रेस का एक बात बहस नहीं करेंगे। आप वो फेमस एंकर मत बन जाओ 9 बजे की तरह। तो आप ये सुनिए, राहुल गांधी कैसा हारे? मेरी वजह से हारे। अरे आप सुनो मेरी वजह से हारे राहुल गांधी। हारे ना, हार गए मान लिए ना। अरे राहुल गांधी इलेक्शन में हारे ना, जिंदगी में नहीं हारे। वो तो मेरे को नहीं मालूम, वो आप बोलेंगे। नहीं मैं नहीं बोल सकता। तो हारे मारो, हार गए। अब वो 186 लोकसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी लड़ी, सिर्फ 186, कोई नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था, तब भी खाली 16 सीट जीती 2019 में। मैं जिम्मेदार हूं। कब तक आप ये बात करेंगे? हम लड़ेंगे और जो कोई भी वंचित समाज पे जुल्म करेगा लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे भी उनको। ये अब सुन लीजिए, ये डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाही नहीं है। ये जो एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, उनको लगता है कि ये क्यों आ रहे हैं लोग। अरे भाई, वो राजा रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। ये जमहूरियत है, लोकशाही है। आप मेरे को रोक नहीं सकते। हम लड़ेंगे। हमारा संविधान इस बात का अर्थ किया है। जहां कहीं भी हम लड़ रहे, यूपी की बात करते, कितने सीट कांग्रेस लड़ी यूपी में? बोलो भाई, 400। बीएसपी लड़ी 400। ये सवाल उनसे नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? क्योंकि उन मुसलमान नहीं है। ये प्रॉब्लम है। चलिए, अभी 6 सवाल हो गए। सर, मेरा एक सवाल है कि पंजाब में एक बार फिर खालिस्तान का मुद्दा उठता दिख रहा है, जहां पर खालिस्तानी समर्थक अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्हें एक बात बताइए। मैं जानता हूं, एक बात बताइए। अगर वो भाषा, वो वर्ड्स अगर मजलिस का एक छोटा मेंबर दे देता तो आप लोग तो अब तक उसकी एक नहीं 25 शादी कर दी होते टीवी चैनल के ऊपर। नहीं करे हमने। और बीजेपी भी बड़ी उसको उर्दू में एक वर्ड है माने खैज, खामोशी। माने खैज खामोशी बीजेपी की है। ये समझ में नहीं आ रहा उनको क्या चल रहा है वहां पर। और तीसरा, कल आए थे ना छोटा रिचार्ज मुंबई में, उनसे पूछ लेते आप क्या हो रहा है। उनकी सरकार है, मेरी सरकार तो नहीं है ना। उनको भी पूछ लेते हैं।
सर उनका तो ये कहना था, भगवत मान का ये कहना था कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं बिल्कुल है, मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल है, दिख रहा है ना हमारे को। थोड़ा बहुत हम उतने उनसे छोटा रिचार्ज की तरह उतना हमको दिमाग नहीं है, और थोड़ा तो दिख रहा है हमको क्या हो रहा है। इतना तो हम देखिए, MIM पार्टी तो इतना तो पॉलिटिकल सेंस है हमारे को, हम ये बोल सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है। हम हवाओं में सूंघकर मिट्टी की खुशबू, मिट्टी आने के बाद हम नहीं बोलते कि बारिश होने वाली है, हम ये जरूर बोलेंगे बारिश होने वाली है। सर आगे क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? हाँ कंप्लीटेड, इट इज कंप्लीट। सर एक सवाल है, मुझे दो सवाल है, लेकिन पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग आपने जिक्र किया कि डेमोक्रेसी है, आपको जिस तरीके से आपने बोला कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं है, तो उसी से जुड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने देखा शिवसेना के बारे में जो हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया, कोर्ट पर जो भाजपा ने सरकार बनाई सीधे के साथ में, लेकिन बाद में जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया, जो चुनाव चिन्ह था वो चला गया। क्या इलेक्शन के कमीशन के निर्णय के ऊपर आप किस तरीके से देखते हैं? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि आपने देखा कि कल उद्धव ठाकरे से अरविंद केजरीवाल मिले, जैसे कि सब लोग अभी बोल रहे हैं कि छोटी छोटी रीजनल पार्टियां एक साथ आकर बीजेपी से लड़ने चाहिए, तो आप कहां से जाते हैं? सबसे पहली बात तो ये बताइए, आपका सवाल ये भी होना चाहिए था, अगर आपका इख्तियार है कि बिहार में मेरे 4 MLA को तोड़ दिए कांग्रेस राजद, वो अच्छा काम था क्या? बोलो, आपको पूछना चाहिए था। जब यहां गलत हुआ तो वहां सही हुआ क्या? क्योंकि ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं, ये चंगेज खान की तरह काम करेंगे तो नहीं, वो उनको चंगेज मत बोलो। यहां पर होगा महाराष्ट्र में तो चंगेज है जो भी कर रहे हैं। अरे भाई, चंगेज दोनों जगह पे होता है ना, एक जगह कहाँ होता है? दोनों जगह होता है। सर डॉक्टर उदित राज जी का कहना है कि अगर मोदी जी आपकी राजनीतिक कब्र न खुदी तो देश की कुछ जाएगी। कौन बोले? डॉक्टर उदित राज है INC से कांग्रेस पार्टी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आपकी राजनीतिक कब्र न खुदी तो देश की कुछ जाएगी, दोनों में से कुछ एक जरूर। नहीं, मैं तो इस पर नहीं बोल सकता मैडम। मैं खबर बनाने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जिंदा रखने वालों में का एक्सपर्ट हूँ। अब जिसकी खबर बनेगी उन्हें खुद चढ़ाएंगे, मैं नहीं बोल सकता इस बात। नहीं, दोनों दिया मैं दोनों दिया हूँ ना, मैं दोनों दिया हूँ। आपको पसंद नहीं आया तो कबूल कर लो आप। मैं आपकी जरूरी नहीं है कि आपको मुतमईन करके जाओ। हाँ ठीक है, जब चुनाव, हम पहले ही इंट्रोडक्शन में आपने सवाल किया था, उसका जवाब दिया हूँ, आप अटेंशन नहीं है। बोलिए। मेरा सवाल ये है कि लास्ट महीने और इस महीने की वाशी में जहाँ नवीन में सकल हिंदू समाज की मोर्चा होने वाली लव जिहाद और गौ स्लॉटर करेंगे, सर इसके बारे में आपका क्या? ये चाहते हैं नहीं, ये तो है ना। इम्तियाज साहब ने बोला कि शेतकारी संगठन के लोग वो जो किसान खुदकुशी कर रहे हैं, उस पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। नौजवानों का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन चुका, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। पर किस पे बात करेंगे? इन मुद्दों पर, ताकि पूरे माहौल को गर्मा के रखे, एक पोलराइजेशन होता रहे, गंदगी फैलती रहे, और पूरा बीजेपी और RSS यहाँ की सरकार उसके पीछे है। इसीलिए उसमें इस तरह के स्पीचेस किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सो मोटो एक्शन, तो देखते हैं सो मोटो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। तो बिल्कुल इनका एजेंडा है, यही तो एजेंडा है उनका। सर मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि मदरसों के अंदर योग होना चाहिए, जैसे किसी भी शैक्षणिक संस्था के अंदर योग होता है वैसे मदरसों के अंदर भी होना चाहिए, जबकि मध्य प्रदेश की कई मदरसों के बच्चों ने इसको अपोज किया है कि हमारे इस्लाम में योग की कोई प्रथा नहीं है और न कि ये किसी शैक्षणिक संस्था के अंदर कंपल्शन होना चाहिए। देखिए, जो मदरसा खोलते हैं ना, वो आर्टिकल 30 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत खोला जाता है। अब उसमें आप मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे नहीं छीन सकते आप। वो मेरा फंडामेंटल राइट है, वो सरकार को समझने की जरूरत है। जब मैं इसको आर्टिकल 30 के तहत खोलता हूं तो आप कैसा किसी को फोर्स करेंगे? सर मेरा एक सवाल है कि मुद्राम में जो है आपने कहा कि हर जगह हम लोग ताकत से लड़ने की कोशिश करते हैं, हम लोग वहाँ पर लड़वाते हैं। आपके 2 बार MLA वहाँ पर लड़ने की कोशिश की है। एक MLA
आपका जो है वो छोड़कर पार्टी चला गया, तो आगे जैसे आपने 2 बार देखा कि ऐसा हुआ है, तो थर्ड टाइम आप कैबिनेट में तो आपने क्या उसके लिए एजेंडा तैयार किया गया है? तो वो जो कहावत है ना, दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं, तो हम दूध के जले हुए हैं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जमीर फरोश, कफन चोर, बेईमानों को टिकट नहीं देंगे। सर एक सवाल और है कि 2014 में जो है पुलिस कभी भी आपको कहीं भी कोई परमिशन देना नहीं चाहती, हमेशा रोका जाता है, पर 2014 में आपको जिस तरह आप हैदराबाद में घर घर जाकर जैसा आप ट्रेन चलते हैं, उसी तरह आपने मुंब्रा में भी कोशिश की थी। मुंब्रा में नहीं हुआ। सर आपको परमिशन भी मिली थी 2014 में, मगर आप होटल में रुके रहे, मगर आप नहीं गलत बात क्या वजह? नहीं गलत बात है। 2014 मुंब्रा में मेरे को परमिशन नहीं मिली। अगर मिलती तो मैं बराबर आता। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ने मुझे पैरों में मेरे पहिए भी पैदा किए हैं, तो चलने का मेरे को बहुत शौक है, मगर परमिशन नहीं मिली। और जब मिलेंगी इंशाल्लाह मिलेंगी, मैं जाऊंगा ना। अभी तो हम इसीलिए मुंब्रा में ही कर रहे हैं सब चीजें, क्योंकि एक महाशय हैं, उनको बहुत आसमान पे उड़ते रहते हैं, वो समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, भी हम करेंगे। और सर संयुक्त विपक्ष की बात हो रही है, परिषद की बात पर क्या कहना आपको? संभावित क्या है, हिंदू परिषद और बजरंग दल बैन होना चाहिए? कौन? आईएमसी। हाँ आईएमसी क्या? आईएमसी क्या है? आईएमसी क्या है? इतिहाद मिलत कौंसिल। मैं नहीं जानता कौन सा होना है। अरे उनसे पूछ लो भाई, मेरे को क्यों पूछते? मेरा असल में 2024 में संयुक्त विपक्ष की जो बातचीत हो रही है, उसमें आप कितनी संभावना देखते हैं, अगर आप किस तरफ? अच्छा, आप उनसे बात करा दीजिए ना हमारी। आप हम चलो, मैं आपको इख्तियार देता हूँ, चलो बात करो। आपको देता हूँ मैं, आपको संभावना नहीं आपको देता हूँ जिम्मेदारी। चलिए बात कराइए ना, हम तो बहुत बात करा दीजिए, हमें तो बोलो बात करा दीजिए। अब वो बात नहीं करके आप लोग चलाते वो टीम, फुला टीम, ऐसा टीम, अरे वो बात करा दो ना। सर ठीक है सर लगी एक सवाल उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन ये सवाल जवाब तो दे दीजिए कि अगर जनता पार्टी एक साथ आती है तो क्या बीजेपी को टक्कर दे देगी, क्या अगले चुनाव में? एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। तेलंगाना में 2014, 2018 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी कैसा हार रही वहां पे? आपको सोचना पड़ेगा। 2014, 2018 में बीजेपी को हरा दिए, बीजेपी नहीं जीती वहां पर। अब इस साल दिसंबर में होंगे, नहीं जीतेगी बीजेपी इंशाल्लाह तेलंगाना में। इसका क्रेडिट थोड़ा तो हमको दो। आटे में जितना नमक डाल उतना तो क्रेडिट दो मेरे को, इतना तो दिल बड़ा कर लो, उतना तो दो। आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको क्यों बोलूंगा? मेरा आप मेरे दुश्मन है क्या? फिलहाल जर्नलिस्ट है, अपना काम कर रहे शिवसेना टूटने के बाद कई सारे जो पार्टियां हैं वो उद्धव ठाकरे के पास पहुंच रही हैं। आप भी मुंबई पहुंचे, कितने पार्टियां? कितनी पार्टियां हैं जो उनके पास पहुंच रही है, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंच रही है। कल आम आदमी पार्टी पहुंची, उससे पहले सपा पहुंची थी, तो क्या आप ओवैसी भी पहुंचने वाले हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने? सिंपैथी है? नहीं सर, मैं क्यों पहुंचूंगा? मैं जनता के दरवाजे पर पहुंचूंगा। मैं गरीब के घर पे जाऊंगा, मैं जुनैद नासिर के घर पे जाऊंगा। विशालगढ़ में जो परसों दरगाह के सामने शिवरात्रि के दिन जो पटाखे दरगाह की तरफ मारे गए, मैं उस दरगाह के पास जाऊंगा। जिस पे जुल्म हो रहा है उसके पास जाऊंगा मैं। और जो लोग खामोश बैठे हुए हैं वो क्या बोलेंगे फिर? वो तो बोलना चाहिए ना उन लोगों को, कुछ नहीं बोलते। देखते हैं क्या, आपका क्या सवाल था? आपके घर पर हमला किया गया दिल्ली में, उससे पहले गोलियां चलाई गई, आपको लगातार आपको ऐसा है ना, ये नामर्द लोग हैं, इनको हिम्मत नहीं है, तो इनको लगता है कि मेरे घर पे आके 2 पत्थर मारेंगे। मैं इन लोगों से बोलूंगा कि बेटा नेक्स्ट टाइम जब तुम आएंगे मेरे को बोल के आना, मैं रहूंगा घर पे, जब पत्थर मार के दिखाओ। अरे क्या है ये? अच्छा आपको मालूम कि मेरे जैसा ये कैमरा है ना, ये कैमरा, वो दीवार उधर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, बाजू मेरा नेबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। वो क्या हो रहा है? ये एक हाई सिक्योरिटी जोन में 4 मरतबा हो चुका है और ये तमाशा देख रहे हैं। तो इससे आपको समझ में, आप देख रहा है इन चीजों को। खैर देखिए, मेरी जान की कोई अहमियत नहीं है, आप और हम जाएंगे इस दुनिया से, मगर जो आप जो चीज कर रहे हैं, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई का मामला हो जाएगा।
हो गया था सर एक ही है नहीं सर लास्ट अधिवेशन के बारे में आपके हो गया अधिवेशन का बोल आपको बोल दिया शुरू में बोल दिया अधिवेशन नहीं